जिस क्षण मेरा पुनर्जन्म हुआ, मैंने अपने दोनों हाथों को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो दिया, जिससे मेरी सभी 10 उंगलियों पर मौजूद उंगलियों के निशान नष्ट हो गए। मेरे पिछले जन्म में मेरे गोद लिए हुए छोटे भाई ने हत्या की थी। फिर उसने घटनास्थल पर मेरे उंगलियों के निशान छोड़ दिए, जिससे मुझे बलि का बकरा बना दिया गया। मेरे माता पिता ने न केवल मेरे लिए न्याय मांगने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने उसके लिए झूठे सबूत भी गढ़े। उन्होंने ऑनलाइन मेरे खिलाफ साइबर बुलिंग की अगुवाई की और मुझे हत्यारा कहा। जिस दिन मुझे फांसी दी जानी थी, उस दिन वे मेरे दत्तक भाई को एक द्वीप पर ले गए, ताकि उस भयानक अनुभव के बाद उसके जीवित बचने का जश्न मना सके। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, तो मेरा पुनर्जन्म मेरे दत्तक भाई द्वारा हत्या किए जाने से ठीक 1 घंटे पहले हुआ था। इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि उनके पास गढ़ने के लिए कोई भी फर्जी सबूत न बचे। मैं दुनिया के सबसे भीड़भाड़ वाले चौक के बीचों बीच खड़ा था, जहां अनगिनत लोग हैरानी और उपहास भरी निगाहों से मुझे घूर रहे थे। मैंने अपने कपड़े एक एक करके उतार दिए। कड़ाके की ठंड में मैंने लगभग पूरी तरह नग्न होकर नृत्य किया। असंख्य कैमरे मेरी ओर लगे हुए थे। सिर्फ मेरी वजह से एक लाइव स्ट्रीम रूम ने 1 मिलियन दर्शकों का आंकड़ा पार कर लिया। दोस्तों, फॉलो बटन दबाना ना भूलें। इस नृत्य के बाद मैं सबके लिए सल्फ्यूरिक एसिड से हाथ धोने का प्रदर्शन करूंगा। यह सुनकर लाइव स्ट्रीम में कमेंट्स और भी तेजी से आने लगे। क्या यह आदमी पागल हो गया है? प्रभाव हासिल करने की होड़ की भी एक सीमा होनी चाहिए। जब मैंने आखिरी गाने पर नाचना समाप्त किया, तो व्यवस्था बनाए रखने वाले सुरक्षा गार्ड अंततः मुझे वहां से भगाने के लिए मेरे पास आए। यहां से चले जाओ। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। मैंने मुस्कुराते हुए अपना पहचान पत्र उनमें से एक पर थपथपा दिया। मेरा नाम जो युन सियोन है। मेरे पिता जो ग्रुप के जो जून ये हैं। मेरी माँ बैले डांसर चिन नियान शुआन है। मेरा छोटा भाई जो शूची है, जो जिंगडू विश्वविद्यालय का चहेता है। जाओ और पुलिस को बुला लो। आप उनसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। इतना कहकर मैंने अपने पैरों के पास रखी सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल उठा ली। मुझे एसिड की बोतल खोलते देख सुरक्षा गार्ड इतना भयभीत हो गया कि वह बोल तक नहीं सका। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? जानबूझकर खुद को नुकसान पहुंचाने पर आपको जेल जाना पड़ सकता है। मुझे परवाह नहीं थी। मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को सीधे बाहर निकाला और अपने दोनों हाथों को उसमें दबा दिया। तेज एसिड से मेरी त्वचा और मांस गल गए थे। भुने हुए मांस जैसी गंध हवा में फैल गई। दर्द के मारे मुझे पसीना आने लगा। मैं लगभग पूरी तरह थक चुका था, लेकिन मेरे दिल में पैदा हुई संतुष्टि की भावना ने मुझे खड़े होने के लिए मजबूर किया। भीड़ दर्जनों मीटर पीछे हट गई थी। मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे सबसे नजदीकी व्यक्ति के पास गया और अपने खून से लथपथ, बुरी तरह से घायल हाथों को कैमरे के सामने कर दिया। मैंने दांत पीसते हुए कहा, सब लोग ध्यान से देख लो। 2 जनवरी को शाम 5:35 बजे के बाद मेरे जो यंग चियोन के उंगलियों के निशान नहीं रहेंगे। पिछले जन्म में ठीक 1 घंटे बाद मेरा तथाकथित छोटा भाई जो शूची छत पर एक छात्र को घेरकर अपने हाथों से धक्का दे देता, उसने मेरे उंगलियों के निशान वाले दस्ताने तैयार रखे थे और आसपास के सभी निगरानी कैमरों को नष्ट कर दिया था। इस बीच मेरे माता पिता ने उसके लिए झूठी गवाही गढ़ दी। साथ ही उन्होंने मेरे द्वारा किए गए हत्या के झूठे सबूत भी बनाए। उन्होंने मुझे बलि का बकरा बनाने की साजिश रची। लेकिन अब मैंने पूरी दुनिया के सामने हंगामा खड़ा कर दिया है और अपने ही हाथों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। मुझे पिछले जन्म में जो शूची के पाखंडी शब्द याद आ गए। भाई, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मम्मी पापा को मुझसे इतना प्यार करने के लिए किसने कहा था? अगर मैं जेल चला गया तो मम्मी पापा का दिल टूट जाएगा, इसलिए तुम्हें ही यह सब अपने ऊपर लेना होगा। तो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, मेरे प्यारे भाई की पारिवारिक पुनर्मिलन की इच्छा पूरी करने के लिए मुझे उनके पूरे परिवार को खुद जेल भेजना पड़ेगा। मैंने चुपचाप दस्ताने पहने और ड्यूटी रूम में पुलिस की सामान्य पूछताछ स्वीकार कर ली। तभी एक जबरदस्त ताकत ने मेरे बाल पकड़े और मुझे जमीन पर पटक दिया। तुरंत बाद मेरे चेहरे पर 2 जोरदार थप्पड़ पड़े। तू निकम्मा है। इस समय इंटरनेट पर आपके बारे में खबरों की भरमार है। तुमने जो परिवार की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। मेरे सामने आश्चर्यजनक रूप से मेरे असली माता पिता खड़े थे। मेरी प्रतिक्रिया ना देखकर जो झेन्युआन और भी क्रोधित हो गई। उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया और मुझसे तीखे सवाल किए। खुद को अपमानित करना एक बात है, तुम्हें अपने भाई का नाम अपने लाइव स्ट्रीम में क्यों घसीटना पड़ा? किन नियानजुआंग की आंखों में आंसू भर आए। उनकी नजरें मुझ पर निराशा से भरी थी। मैंने तुम्हारे जैसे किसी को जन्म क्यों दिया? अगर जो सुशी को तुम्हारी वजह से जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं बिना किसी चेतावनी के तुरंत माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दूंगी। गर्म आंसुओं की 2 धाराएं मेरे गालों पर बहने लगी। मेरा दिल, जिसे बहुत पहले ही इस जोड़े से उम्मीद छोड़ देनी चाहिए थी, इस समय भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी चाकू से काटा जा रहा हो। 5 साल की उम्र से पहले मैं परिवार का लाडला था, लेकिन जब से जो सुशी को गोद लिया गया है, जो झेन्युआन और उनकी पत्नी का दिल एक दिन भी मेरे लिए नहीं झुका। जब मैं छोटा था, सिर्फ इसलिए कि मैंने लड़ाई की थी एक खिलौने को लेकर, जो झेन्यू से झगड़ा होने पर उसने मुझे फोन पर लटकाकर बेरहमी से पीटा, फिर मुझे खूब अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया।
अगर दयालु नौकर हर रात चुपके से मेरे लिए खाना न लाता तो शायद मैं उस नमी भरे तहखाने में बहुत पहले ही मर गया होता। तब से मेरे जीवन का पहला आधा हिस्सा जो शुचि की छाया में बीता। अगर मैंने उसे जरा सा भी नाराज किया तो ज्यादा से ज्यादा मुझे शारीरिक शोषण झेलना पड़ता। कम से कम मुझे तब तक भूखा रखा जाता जब तक कि मैं आईसीयू में भर्ती ना हो जाऊं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने तक सब ठीक था। मुझे जिंगदाई विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया, जबकि जो शुचि को केवल एक साधारण कॉलेज में दाखिला मिलने लायक अंक मिले। जब मुझे लगा कि मैं आखिरकार बच गया तो जो झेन्यू ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके हमारे अंक बदलवा दिए। जो शुचि की जश्न की दावत 3 दिन और 3 रात चली, जिसमें पूरे शहर को आमंत्रित किया गया था। इस बीच मेरे रहने सहने के खर्चे काट दिए गए, जिससे मुझे गुजारा करने के लिए दिन रात काम करना पड़ा। अचानक एक तेज फोन रिंगटोन ने मुझे मेरी नींद से जगा दिया। यादें कि नियान जुआन के फोन की स्क्रीन पर जो शुचि का इनकमिंग कॉल दिखा, मेरे सामने उनका जो कड़वा और कठोर रवैया था वो तुरंत गायब हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। मेरे प्यारे बेटे, क्या हुआ? मुझे नहीं पता कि दूसरी तरफ से क्या कहा गया, लेकिन किन नियान जुआन का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। उनकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। उन्होंने फोन जो जियान युए को दिया, फिर खुद मेरे पास आईं और जबरदस्ती एक सौम्य मुस्कान बिखेरी। युंगशिन, मम्मी पापा अभी गलत थे। क्या माँ इसकी भरपाई कर सकती हैं? मैंने समुद्र के नज़ारे वाला होटल बुक किया है। क्या आपने नहीं कहा था कि हमने साथ में खाना खाए हुए काफी समय हो गया है? आखिरकार आ ही गया है ना? अपने पिछले जन्म में पारिवारिक प्रेम की लालसा में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी कार में बैठ गई और समुद्र के नज़ारे वाले होटल चली गई। नतीजतन कार उस इमारत के सामने रुक गई जहां वह छात्र गिरा था। वहां मेरा इंतजार कर रहा था वो बड़ा तोहफा, वो बलि का फंदा जो शुचि ने मेरे लिए बड़ी सावधानी से तैयार किया था। इस बार उसके आमंत्रण का सामना करते हुए मैंने उसके खूबसूरती से सजे चेहरे पर ताज़ा खून थूक दिया। मैं नहीं जा रही, मुझे अभी बाद में भी नाचना है। किन नियान जुआन चीख पड़ी और उछल पड़ी। मुझे डांटने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ याद आया। उसने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की। युंगशिन, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो। माँ और पिताजी तुमसे पहले ही माफी मांग चुके हैं, है ना? उसने जो जियान यू की आस्तीन खींचते हुए कहा, मानो उसे भी कुछ कहने का इशारा कर रही हो। मैंने खून का एक और घूंट जो जियान यू के चेहरे पर थूप दिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं जा रहा। जो जियान यू ने पूरी ताकत से मेरी छाती पर लात मारी, जिससे मैं कई मीटर दूर जा गिरा। मेरी पीठ पुलिस स्टेशन के संगमरमर के खंभे से जोर से टकराई। ऐसा लगा जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। एहसान फरामोश बच्चे, आदमियों, इसे बांधो और गाड़ी में डाल दो। जो जियान ने गुस्से से अपना चेहरा पोंछा और काले कपड़े पहने 2 अंगरक्षकों को बुलाया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जो जियान ने उन्हें धमकाया। मेरे तुम्हारे वरिष्ठों से संबंध है। दोनों अंगरक्षकों ने मेरे हाथ पीछे की ओर मरोड़ दिए, मेरे बाल पकड़े और मुझे गाड़ी में ट्रंक में धकेलने की तैयारी करने लगे। यह बेवकूफ पीछे की सीट पर बैठने लायक नहीं है। वह भयावह याद तुरंत मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। मैंने हिंसक रूप से संघर्ष करना शुरू कर दिया। 3 साल पहले जो जियानवी और किन नियान शुआंग ने जो शुचि को एक रोड ट्रिप पर ले गए थे, मैं उनसे बुरी तरह लिपटा रहा और मुझे कार की डिक्की में घुसकर ही उनके साथ जाने की अनुमति मिली। लेकिन पूरी यात्रा के दौरान ऐसा लग रहा था कि वे मेरे बारे में भूल गए थे और मुझे पूरे 3 दिनों तक कार की डिक्की में बंद रखा। मेरी जान बचाने की प्रवृत्ति ने मुझे भागने के लिए कार की डिग्गी तोड़कर खोलने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जो शुचि ने दावा किया कि मैंने उसकी कार खराब कर दी, उसने तो हमारे माता पिता को मुझे राजमार्ग पर छोड़ने के लिए भी उकसाया था। आज भी मेरे पैर के तलवे पर वह निशान अभी भी पूरी तरह से बरकरार है। मुझे जाने दो, मैं कार की डिग्गी में नहीं जाना चाहता। मैंने चाहे कितनी भी हिंसक तरीके से संघर्ष किया हो, काले कपड़े पहने उन लोगों ने फिर भी जो जियानवेई के आदेशों का पालन किया और मेरी दोनों भुजाओं को उखाड़ दिया। माँ भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहती। किन नियानशवांग ने दिखावटी ढंग से कुछ आंसू बहाए, फिर निर्णायक रूप से संदूक को बंद कर दिया। घोर अंधेरे में डूब जाने के बाद भय ने मुझे ज्वार की लहर की तरह, रेंगती हुई लताओं की तरह कसकर जकड़ लिया। मेरी सांसें तेज चलने लगी, मेरा पूरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। मैं यहां बिल्कुल भी असफल नहीं हो सकता। अगर मेरी भावनाएं अस्थिर हो गईं, तो जो शुचि निश्चित रूप से इसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ करेगा। मैंने अपने दांत भींच लिए और अपनी जीभ की नोक को जोर से काट लिया। मेरे मुंह में खून का मीठा धातु जैसा स्वाद फैल गया। मुझे नहीं पता कि ट्रंक खुलने से पहले कितना समय बीत गया। एक तेज रोशनी ने मेरी आंखों को भेद दिया। जो शुचि वहां हाथ बांधकर खड़ा था और ऊपर से मेरी तरफ देख रहा था। बड़े भाई, तुमने खुद को इस हालत में कैसे पहुंचने दिया? अंगरक्षकों ने मुझे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। उसने मेरे हाथ पर पैर रख दिया और धीरे धीरे अपने जूते के अगले हिस्से को मेरे हाथ में रगड़ने लगा। अगर तुम अभी भी मेरे किसी काम के ना होते तो मैं तुम जैसे कचरे की तरफ देखता तक नहीं। उसके हाथ वापस अंदर डाल दें और उसे ये कपड़े भी पहना दे। जैसे ही उसने आदेश दिया, अंगरक्षकों ने मेरे कपड़े फाड़ दिए।
मेरी चीख पुकार के बावजूद उन्होंने मुझे जबरदस्ती वही कपड़े पहना दिए जो श्रुति ने अपराध करते समय पहने थे। जो श्रुति ने मेरे पेट में लात मारी। मेरे लिए अपना काम आज्ञाकारी ढंग से करो, यह आपके लिए सम्मान की बात है। उसने मेरा कॉलर पकड़कर मुझे हल की तरह सीढ़ियों पर घसीटना शुरू कर दिया। 2 मंजिलों तक मेरे पैरों पर टक्कर के कारण नीले निशान पड़े हुए थे। ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह यही रहो। छत पर मैं ठीक उसी जगह पर बैठा था जहां जो श्रुति ने अपने सहपाठी हे जियांग को धक्का देकर गिरा दिया था। उसने अपने करीने से संवारे हुए बालों को पीछे की ओर संवारा और घमंडी हंसी हंसा। ये गरीब किसान तो बड़े ही झंझट हैं। मृत्यु के बाद भी वह मुझे परेशान करता है। अगर तुम मेरे बलि का बकरा न होते तो ये वाकई काफी झंझट भरा काम होता। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में एक छिपा हुआ तूफान उमड़ रहा था। जो श्रुति, तुम्हें इसका पछतावा होगा। उसने मुझे तिरस्कार पूर्वक धक्का दिया। एक हाथ से मेरे बाल पकड़े और मेरा सिर पत्थर के फर्श पर पटक दिया। दूसरे हाथ से उसने 9 डाजर डाई किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से कंपन होने लगी। हेलो, क्या ये पुलिस है? मदद करो, मेरे भाई ने अभी अभी किसी को मार डाला है। पुलिस स्टेशन पर? मेरे हाथों में हथकड़ी लगी थी और मैं लॉबी में एक बेंच पर बैठा था। मेरे बाल बिखरे हुए थे। 10 मिनट पहले ही मुझे पुलिस की गाड़ी से बाहर निकाला गया था। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुझ पर हमला कर दिया। आपने मेरे बेटे को क्यों चोट पहुंचाई? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? हे जियांग की माँ, जिनकी आंखें खून से लाल थीं, तब तक चीखती रहीं जब तक उनकी आवाज बैक नहीं गई। मेरे आसपास के लोग ऐसे लग रहे थे मानो वे मुझे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हों। वे मुझे जिंदा ही खा जाना चाहते थे। मेरे चेहरे पर वार करने के लिए विशाल मुक्के तैयार थे। मैं चाहता हूं कि तुम खून से इसकी कीमत चुकाओ। शुरू से अंत तक जो शुकी और उसके माता पिता ठंडे भाव से देखते रहे, उन्होंने अपनी टिप्पणियों से आग में घी डालने का काम भी नहीं भूला। यून जियान बचपन से ही ऐसा है। हम चाहे कुछ भी कहें, वो कभी नहीं सुनता। देखो, अभी अभी उसने अपने भाई की बांह को तब तक चुटकी काटी जब तक कि उस पर निशान नहीं पड़ गए। किन लियान शुआंग ने जो श्रुति की आस्तीन ऊपर खींची, जिससे सिक्के के आकार का एक चोट का निशान दिखाई दिया। यह उसकी गोरी त्वचा पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। बस इतनी सी मामूली चोट। फिर भी मेरे पूरे शरीर पर अनगिनत घाव हैं। मैंने दहाड़ते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। साफ तौर पर जो शुज्जी ने ही उस बच्चे को धक्का दिया था। मैं तो बस तुम्हारा बलि का बकरा हूं। फिर भी जो शुज्जी ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसे सबसे बड़ा दुख झेलना पड़ा हो। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? माँ, पिताजी और मैंने तुम्हें अपनी आंखों से उसे मारते हुए देखा था। मामला बिल्कुल स्पष्ट था। अब कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। वे मुझे केवल एक निर्दयी हत्यारे के रूप में देखते थे। क्या ये वही बिना शर्ट वाला हॉट लड़का नहीं है? ये हत्यारा कैसे बन गया? मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मनोरोगी है। एक महिला ने मुझे पहचान लिया। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और मेरी तरफ कर दिया। लाइव स्ट्रीम देखने वालों की संख्या तुरंत 10 लाख से अधिक हो गई। चींटियों की तरह घनी संख्या में आए कमेंट्स में सभी मुझे कोस रहे थे। सभी को ट्रेंडिंग सर्च चेक करने पड़ते थे। जो समूह ने अभी एक बयान जारी किया है, उन्होंने कहा कि वे जो युंगसियन से सभी संबंध तोड़ रहे हैं। अरे बाप रे, जो युंगसियन द्वारा धमकाए गए सभी लोग अब उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ है। और भी बहुत कुछ है। उसके माता पिता ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने हे जियांग को छत से धक्का दिया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था। उस जैसे हत्यारे को मौत की सजा मिलनी चाहिए। इंटरनेट यूजर्स भड़क उठे और जो यूनक्सियन की मौत की मांग करने लगे। उन्होंने तुरंत मेरे अतीत को खोदकर निकाला, उसे ऑनलाइन पोस्ट किया और लगातार मुझे कोसते रहे। कुछ लोग तो मुझ पर सड़े अंडे फेंकने और थूकने के लिए ही इतनी दूर तक यात्रा करके यहाँ आए। मेरे पिछले जीवन के बिल्कुल वही दृश्य एक एक करके फिर से दोहराए जा रहे थे। यह हो सकता है। क्या मैं सचमुच इस नियति को नहीं बदल सकता? बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी कीमत पर खुद को दोबारा शाश्वत नरक में नहीं गिरने दूंगा। मेरी उंगलियां मेरी कुछ हद तक घावदार हथेलियों पर जोर से दबी हुई थीं। यह मेरा आखिरी तुरुक का पत्ता है। मैं पुलिस को देखना चाहता हूं। पूछताछ कक्ष में तेज रोशनी सीधे मुझ पर पड़ रही थी। मेरे सामने 2 पुलिस अधिकारी बैठे थे। क्या तुम कबूल करने की योजना बना रहे हो? मैं हत्यारा नहीं हूं। उनमें से एक अधिकारी झांग में सीधे मेरी ओर देखा। फिलहाल सारे सबूत आपकी ओर इशारा कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं तो सजा कम होने की अभी भी संभावना है। क्या पुलिस के पास मौजूद मुख्य सबूत है? जियांग की पीठ पर मिले उंगलियों के निशान हैं और अब भी आप कहते हैं कि आप हत्यारे नहीं हैं। यह आंतरिक साक्ष्य है। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? अधिकारी झांग के बगल में बैठा युवा अधिकारी तुरंत बेचैन हो गया। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और मुझसे पूछताछ करने लगा। मैंने उसकी उकसाहट को नजरअंदाज कर दिया, बस अपना सिर नीचे किया और धीरे धीरे अपने दस्ताने उतार दिए। हालांकि अधिकारी झांग, मेरे उंगलियों के निशान 1 घंटे पहले पूरी तरह से गायब हो गए थे। मुझ जैसा व्यक्ति कातिल कैसे हो सकता है? मेरी पूरी तरह से घावों से भरी हथेलियों को देखकर अधिकारी झांग ने मेज पर हाथ पटका और खड़े हो गए। क्या? पूछताछ कक्ष की तेज रोशनी मेरे खून से लथपथ शत विक्षत हाथों पर पड़ रही थी।
जिससे यह दृश्य और भी भयावह लग रहा था। युवा अधिकारी हांफने लगा और अनजाने में आधा कदम पीछे हट गया। यहाँ तक कि अनुभवी अधिकारी झांग की आंखें भी अचानक सिकुड़ गईं। उनके चेहरे के भाव अत्यंत गंभीर हो गए। इसका अर्थ क्या है? आपके हाथों पर ये चोटें कहाँ से आई? कब की बात है ये? आज दोपहर 5:20 केंद्रीय चौक पर मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी उंगलियों के निशान मिटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया। मेरे लाखों ऑनलाइन दर्शक गवाह हैं। आप लाइव स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग और घटनास्थल पर मौजूद लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो तुरंत देख सकते हैं। संक्षारक सल्फ्यूरिक एसिड ने मेरी त्वचा की डर्मिस परत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मेरी उंगलियों के निशान कभी वापस नहीं लाए जा सकते। तार्किक रूप से मेरे खिलाफ इशारा करने वाले मुख्य सबूत अब अमान्य हो गए हैं। यह पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। पूछताछ कक्ष में सन्नाटा छा गया। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में उमड़ती विशाल लहरों को देख सकते थे। इस खोज ने मामले की दिशा को पूरी तरह से पलटने के लिए पर्याप्त साबित हुआ। कृपया तुरंत सेंट्रल स्क्वायर के लाइव स्ट्रीम की सटीक समय रेखा की तुलना अपराध की समय रेखा से करें और उसका मिलान करें। फिंगरप्रिंट साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने के लिए फोरेंसिक विभाग को सूचित करें। अधिकारी झांग अचानक खड़े हो गए और बिजली की गति से युवा अधिकारी को आदेश देने लगे। फिर वह वापस बैठ गया और एक जटिल दृष्टि से मेरी ओर देखने लगा। जो येउनशिन, अगर आपकी बात सच है तो इसका मतलब है कि मेरे जैविक माता पिता और मेरे प्यारे छोटे भाई ने झूठी गवाही दी है। असली हत्यारा इन्हीं के बीच छिपा हुआ है। ठीक उसी समय पूछताछ कक्ष के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अन्य अधिकारी ने अंदर झांकते हुए कहा, यह अजीब है कैप्टन जान जो जानू, किन न्यांगशुआंग और जो शुजी अभी भी बाहर हैं। वे बहुत उत्तेजित हैं। वे जोर दे रहे हैं कि हम उसे तुरंत दोषी ठहराएं। उन्होंने यह भी कहा कि वे पीड़ित परिवार की ओर से कड़ी सजा की मांग करना चाहते हैं। बिल्कुल सही समय है। उन्हें आराम करने के लिए अलग अलग पूछताछ कक्षों में बुलाओ। मेरी अनुमति के बिना किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं है। इतना कहने के बाद वह मेरी ओर मुड़ा। उनकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई, लेकिन फिर भी उसमें जांच पड़ताल का भाव झलक रहा था। जो यून जियान, आपने जो बातें कही है हम उनकी तुरंत जांच करेंगे, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती आप अभी भी मुख्य संदिग्ध हैं। आपको हमारी जांच में सहयोग करना होगा। अधिकारी महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी पूरी चिकित्सीय स्थिति दर्ज की जाए और उसका उपचार किया जाए। अधिकारी झांग ने अत्यंत दृढ़ता से सहमति व्यक्त की। इसी बीच जो परिवार के तीनों सदस्यों को 3 अलग अलग कमरों में ले जाया गया। अधिकारी महोदय, सच्चाई बिल्कुल स्पष्ट है। सबूत पुख्ता है कि उस नालायक बेटे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब इस मामले को और क्यों खींचना? उसने जो परिवार की प्रतिष्ठा को पूरी तरह से धूमिल कर दिया है, उसे सही ढंग से अनुशासित ना करने और उसे इतना निर्मम कृत्य करने देने की गलती हमारी है। हम पीड़ित को मुआवजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अधिकारी महोदय, क्या मेरा भाई ठीक है? क्या वह मानसिक रूप से अस्थिर है? क्या वह बेतुकी बातें कर रहा है? अधिकारियों, कृपया उस पर विश्वास ना करें। वह निश्चित रूप से समय बिताने और बचने की कोशिश कर रहा है। मामले की आगे की जांच जारी है। हम आपसे धैर्य रखने का अनुरोध करते हैं। कृपया जांच में सहयोग करें। हालांकि उन्होंने जिन भी अधिकारियों से बात की उन सभी ने उन्हें एक ही तरह का मानकीकृत जवाब दिया। समय बीतता गया, पल पल बीतता गया। यहां तक कि किन न्यांगशुआंग, जो आमतौर पर चीजों को समझने में धीमी थी, उसे भी महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अधिकारी महोदय, इसका क्या मतलब है? हम गवाह हैं, संदिग्ध नहीं। आपको हमें हिरासत में लेने का कोई अधिकार नहीं है। कृपया धैर्य रखें। लेकिन ड्यूटी पर तैनात अधिकारी ने वही बात दोहरा दी। कृपया धैर्य रखें। पुलिस ने अविश्वसनीय दक्षता के साथ काम किया। यह वीडियो सेंट्रल प्लाजा में लाइव स्ट्रीम के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की गई अनगिनत स्क्रीन रिकॉर्डिंग और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों को तुरंत संकलित किया गया। एक सटीक टाइम स्टैम्प निकाला गया। जिस क्षण मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उस समय शाम के 5:35 बज रहे थे। चिकित्सा परीक्षक की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार हेजी की मृत्यु का समय रात 8:30 बजे था। साथ ही मेरे हाथों की प्रारंभिक फोरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि हाल ही में उन पर गंभीर रासायनिक जलन हुई थी। त्वचा के ऊतक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे। इस तरह की चोट लगने के बाद वैध उंगलियों के निशान छोड़ना बिल्कुल असंभव होता। इसके बावजूद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से बरामद मेरे फिंगरप्रिंट का द्वितीयक विश्लेषण किया। परिणाम शीघ्र ही प्राप्त हो गए। उंगलियों के निशान में असामान्य रूप से स्पष्ट और निरंतर लकीरें थीं। इसमें दबाव में होने वाले सामान्य बदलाव और त्वचा की प्राकृतिक विकृति का अभाव था। घटनास्थल पर मिले साक्ष्य एक पतली फिल्म के माध्यम से प्रतिलिपि बनाकर तैयार किए गए प्रिंट की विशेषताओं के अनुरूप थे। माननीय न्यायाधीश महोदय, सभी सबूतों से एक चौंकाने वाली साजिश का खुलासा होने लगा है। अधिकारी जियांग ने प्रारंभिक सारांश रिपोर्ट को ध्यान से देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह कई वर्षों से पुलिस बल में था और अनगिनत अपराधों का गवाह रहा था। लेकिन पारिवारिक बंधनों का फायदा उठाने वाली इतनी क्रूर साजिश, अपने ही बेटे और भाई को फंसाने के लिए इतनी सावधानीपूर्वक रची गई साजिश, यह सब देखकर उसकी रूह कांप जाती थी।
उन्होंने निर्णायक आदेश दिया, चुशुतियान पर ही पूछताछ केंद्रित करो, तलाशी वारंट प्राप्त करो, चु परिवार के घर और चुशुतियान के निजी सामान की तलाशी लो, उंगलियों के निशान का साझा बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली किसी भी सामग्री और औजार की तलाश करो। पूछताछ कक्ष में मौजूद व्यक्ति अब चुशुतियान था। पुलिस की अचानक तीव्र और दमनकारी पूछताछ के साथ साथ एक एक करके प्रस्तुत किए गए अकाट्य सबूतों का सामना करते हुए उसकी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कमजोर पड़ने लगी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस साजिश को वह त्रुटिहीन समझता था वह कभी उजागर हो सकती है। उन्हें निश्चित रूप से यह उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने ही उंगलियों के निशान मिटा चुका हूंगा, जिससे उनके सारे प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। वह फिंगरप्रिंट चू यूनक्सेन का है। मेरे माता पिता दोनों ने इसे देखा था। चू शुसी। अपराध होने से पहले ही चू युंगसेन के फिंगरप्रिंट पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। घटनास्थल पर मिले उंगलियों के निशान को सांचे से कॉपी किया गया था। क्या तुम अब भी सच नहीं बताओगे? किसी को फंसाने के लिए उंगलियों के निशान में हेराफेरी करना एक गंभीर अपराध है। इसके साथ ही जानबूझकर हत्या का आरोप भी जुड़ जाए तो क्या आपको अंदाजा है कि इसके क्या परिणाम होंगे? मैंने किसी की हत्या नहीं की। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह खुद ही गिर गया। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुमने अपनी आंखों से चू यूनक्सेन को उसे धक्का देते हुए देखा था? तो अचानक ऐसा कैसे हुआ कि वह खुद ही गिर पड़ा? जब यह घटना घटी क्या आप घटनास्थल पर मौजूद थे या नहीं? आपके और मृतक के बीच क्या हुआ था? अत्यधिक दबाव और भय के कारण चूशुसी का दिमाग पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और अस्पष्ट रूप से अपना जुर्म कबूल करने लगा। ही और जिया के बीच बहस हो गई थी। वह मुझे गालियां दे रहा था। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे धक्का दे दिया। मेरा उसे मारने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता कि वह क्यों गिरा। और उंगलियों के निशान पहले से तैयार किए गए थे। मेरी माँ ने इसे बनाने में मेरी मदद की। उसने कहा कि अगर कुछ हुआ तो हम चू युंगई को दोष लेने दे सकते हैं। आखिरकार वह एक अच्छा छात्र है। उस किताबी कीड़े का भविष्य उज्ज्वल जरूर होगा। अगर मेरा जीवन बर्बाद हो गया तो मेरे माता पिता के सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। हाँ, मेरे माता पिता को सब कुछ पता था। उन्होंने ही मुझे ये करना सिखाया था। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस बात पर जोर देता रहूंगा कि यह चू युनकियान ही होगा तब तक सब ठीक रहेगा। वे मेरे गवाह होंगे। हाँ, जाओ और उन्हें गिरफ्तार करो। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। मैं निर्दोष हूं। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। रिकॉर्डर ने हर एक शब्द को स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड कर लिया। दरवाजे के बाहर खड़े अधिकारियों ने यह सुना और स्तब्ध होकर एक दूसरे को चुपचाप देखने लगे। उन्हें घृणा और आक्रोश दोनों महसूस हो रहे थे। इसी दौरान चू के आवास की तलाशी में एक महत्वपूर्ण खोज हुई। चूशुक्सी ने उंगलियों के निशान को जाली बनाने के लिए जिन औजारों का इस्तेमाल किया था उन्हें ठिकाने लगाने का उसके पास समय नहीं था। किन यांगसुआन और झो जेन्युए के बीच मुझे फंसाने की योजना बनाने से संबंधित चैट का इतिहास और यहां तक कि झो जेन्युए द्वारा अपनी कंपनी को प्रकाशित करने के लिए निर्देशित किए गए अपमानजनक लेख भी इसमें शामिल हैं। जब यह सब झो जेन्युए और किन यांगसुआन के सामने रखा गया तो उनकी प्रतिक्रियाएं आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी थीं। पहले तो उन्होंने हर बात से इनकार किया, फिर उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाए। अंततः अकाट्य सबूतों और पुलिस के तीव्र मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना करते हुए वे दोनों टूट गए। मुझे इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं अपने बेटे के प्रति अपने प्यार में अंधा हो गया था। उसने मुझे धोखा दिया। शुक्सी ने बहुत कम उम्र में ही अपने जन्मदाता माता पिता को खो दिया था। बेचारा। चू युनसुआन के पास पहले से ही सब कुछ है, तो अपने भाई को थोड़ा सा देने में क्या बुराई है? किसने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? मैं चुपचाप खड़े होकर शुक्सी की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता था? उन्होंने जितने भी बहाने बनाए उन सभी ने कैमरे पर एक बेहद बदसूरत छवि पेश की। इसी बीच ऑनलाइन जगत में एक बड़ा तूफान खड़ा हो रहा था। शुरुआत में पूरा इंटरनेट मुझे कोस रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया घटनास्थल पर मौजूद कुछ दर्शकों ने सल्फ्यूरिक एसिड से हाथ धोते हुए मेरा पूरा वीडियो सटीक टाइमस्टैम्प के साथ पोस्ट कर दिया। यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इंटरनेट पर अधिकाधिक उपयोगकर्ता समय सारणी पर सवाल उठाने लगे। उसने पहले अपने फिंगरप्रिंट मिटा दिए और फिर बाद में अपराध हुआ। वह चोट बहुत गंभीर है। उसके द्वारा फिंगरप्रिंट छोड़ने का कोई तरीका नहीं था। इसके बारे में सोचना ही भयावह है। क्या वह किसी और की गलती अपने ऊपर ले रहा था? चू परिवार की प्रतिक्रिया बहुत जल्दबाजी में थी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्या आप अपने सगे बेटे के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं? मुझे तो यह दुश्मन जैसा लग रहा है। और उस दत्तक पुत्र चू शुक्सी का क्या हुआ? कैपिटल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। इससे पहले स्कूल फोरम पर उसके द्वारा लोगों को धमकाने के वीडियो थे, लेकिन पैसे के बल पर उन सभी को हटा दिया गया। पुलिस से मिली अंदरूनी जानकारी लीक होने के बाद जनमत की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी, खासकर चू शुची के कबूलनामे और उसके माता पिता के एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले वीडियो क्लिप के लीक होने के बाद, जिसे किसी ने ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। सोशल मीडिया का पूरा परिदृश्य पूरी तरह से हिल गया। ठीक है,
चू युनजान निर्दोष है। और सही कहा, चू शुची ही हत्यारा है। मुझे ऐसे माता पिता मिले जो हानिकारक प्रवृत्ति के थे। मैंने फिंगरप्रिंट धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। ये कीवर्ड तुरंत ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गए। जो नेटिजन मुझे सबसे ज्यादा कोस रहे थे, अब उन्हें लग रहा था कि उनका इस्तेमाल किया गया है। उनका गुस्सा 10 गुना बढ़ गया और सुनामी की तरह जो कॉरपोरेशन और चू परिवार पर टूट पड़ा। जानवरों का पूरा परिवार। चू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही बेटे के साथ ऐसा बर्ताव करने की? शुचि, यहां से निकलो और अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाओ। जो कॉरपोरेशन, एक निर्दयी कंपनी दिवालिया हो जाए। चू युनझान से माफी मांगो। बाजार खुलते ही जो कॉरपोरेशन के शेयरों में भारी गिरावट आई। साझेदारों ने एक के बाद एक अपने अनुबंध रद्द करना शुरू कर दिया। जनमत और अर्थव्यवस्था दोनों के दोहरे झटके ने निगम को पल भर में पतन के कगार पर ला खड़ा किया। जब मुझे सावधानीपूर्वक पूछताछ कक्ष से बाहर ले जाया जा रहा था और मेरे हाथों का इलाज कराने के लिए अस्पताल ले जाया जाने वाला था, तभी मैं पुलिस स्टेशन की लॉबी में था जब मेरी मुलाकात जो जेन्यू, कॉन्ग यांगजुआंग और चू शुची से हुई, जिन्हें अलग अलग बाहर ले जाया जा रहा था। तुम शैतान हो, तुम एक शैतान हो। तुमने मुझे फंसाया है। तुम्हारी मौत शांतिपूर्ण नहीं होगी। मरने वाला सिर्फ तुम हो। सियान, कृपया अपने भाई को बचाओ। उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। उसका जीवन पहले से ही बहुत कठिन रहा है और अब उसे जेल भी जाना पड़ेगा। जाओ, लीजिए नाम की उस लड़की के माता पिता से विनती करो। उनके सामने घुटने टेक दो, उन्हें प्रणाम करो। चाहे वे तुम्हें मरने के लिए ही क्यों ना कहें, तुम्हें यह करना ही होगा। कृपया शुचि को बचाओ। हे मेरी दयालु माँ, क्या तुम्हें अपने पति की रखेल के बच्चे को पालने में इतना आनंद आता है? चू शुचि, जो जेन्यू और उसकी उस वेश्या का बेटा है जिसे वो साथ रखता है। शुचि मेरा नाजायज बेटा नहीं है। इस छोटे कमीने की बकवास मत सुनो। सही कहा, मैं पापा का नाजायज बेटा हूँ। तुम सच में एक मूर्ख औरत हो जो अपने ही सगे बेटे को निशाना बनाने के लिए इतनी हद तक जा सकती हो। किन नियान शुआंग ने दिल दहला देने वाली चीख मारी और झो झेन्यू से भिड़ गई। उसने चू शुचि के बाल पकड़कर उसका सिर जमीन पर पटक दिया। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं उनके पास झुकी और फुसफुसा कर बोली, क्या तुम्हें पता है मैंने पहले ही अपने फिंगरप्रिंट क्यों मिटा दिए थे? क्योंकि मैं 2 जन्मों की घृणा के साथ पुनर्जन्म लिया हुआ एक दानव हूं। मैं खास तौर पर तुम्हारी इन 3 दयनीय जिंदगियों का बदला लेने लौटा हूं। झो झेन्यू ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं और वह मुझे ऐसे घूर रहा था मानो सचमुच अपने बेटे को पहली बार देख रहा हो। किन नियान शुआंग की बात करें तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारी ताकत निकल गई हो। वह निराशा में रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। चू शुचि अभी भी पागलों की तरह चीख रहा था और गालियां दे रहा था। मैंने उनकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैं पुलिस स्टेशन के गेट से बाहर निकल गया। बाहर खबर सुनकर पत्रकारों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। कैमरों की फ्लैश दिन की तरह तेज थी, लेकिन इस बार लेंस किसी हत्यारे या पागल पर नहीं, बल्कि एक ऐसे पीड़ित पर थे जिसे फंसाया गया था, जिसने अपना नाम साफ करने के लिए सबसे कठोर कदम उठाए थे। सुबह का सूरज बादलों से छनकर मेरे चेहरे पर चमक रहा था, जो पीला तो था लेकिन शांत था। मेरा बदला अभी शुरू ही हुआ है। कानून उनके अपराधों का फैसला करेगा और जनमत और भाग्य का फैसला भी जरूर होगा। शुचि को जानबूझकर चोट पहुंचाने, झूठे सबूत गढ़ने और उनका इस्तेमाल करने और झूठे आरोप लगाने के अपराध में कई आरोपों के लिए कड़ी जेल की सजा सुनाई गई। झो जेन्यू और किन नियान शुआंग को भी झूठी गवाही देने, न्याय में बाधा डालने, सबूतों को नष्ट करने और उनमें हेराफेरी करने में मदद करने और झूठे आरोप लगाने के अपराध में जेल भेजा गया। इसके अलावा झाओ जान्युए को भी व्यावसायिक धोखाधड़ी, बाजार में हेरफेर और कई अन्य आरोपों का सामना करना पड़ा। झाओ परिवार की कंपनी दिवालिया हो गई और उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। मेरे तरीके कठोर थे, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण और जनता को कोई गंभीर नुकसान ना पहुंचाने के कारण और जनमत की सहानुभूति मेरे पक्ष में होने के कारण मुझे हल्की सजा मिली। यह उन तीनों के अपराधों के मुकाबले कुछ भी नहीं था। मैंने अपने हाथों से उनके द्वारा बड़ी कुशलता से बुने गए जाल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। मैंने एक नए जीवन का स्वागत किया जो केवल मेरा था। मेरे पिछले जीवन में वे आत्मसंतुष्ट और विजयी थे। इस जीवन में वे सड़ेंगे, जेल में। शायद कह सकते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कर्म का नियम है, एकदम संतुलित। मैं एक शानदार, उज्ज्वल जीवन जीऊंगा। मैं फिर कभी अंधेरे में नहीं डूबूंगा।